हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था ट्रांजिस्टर एज अ ऑसिलेटर। ठीक है, कि ऑसिलेटर की तरह ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव करता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एम्पलीफायर की तरह कैसे बिहेव करता है। एम्पलीफायर से मतलब है कि हम लोग इतना समझ रहे हैं कि एम्पलीफायर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हैं। एम्पलीफाई का मतलब किसी भी चीज़ को इनपुट पे अगर जो दिया जाता है, इनपुट पे अगर दिया जाता है कम, तो आउटपुट पे हमें कैसा मिल जाए, हाई होके। ठीक है, तो अंदर का जो प्रोसेस है, ठीक है, तो वो क्या करे, उसको हाई कर दे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी सिग्नल हुआ, वो हमने कोई 10 दिया इनपुट पे और आउटपुट पे हमें क्या मिल गया, उसका डबल या ट्रिपल। ठीक है, तो ये क्या कर दिया उसने, एम्पलीफाई कर दिया उसको, मतलब बढ़ा दिया। कोई भी क्या काम करेगा, एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफाई का मतलब जो है बढ़ा के हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिस्टर किसी भी सिग्नल को कैसे एम्पलीफाई करता है, उसमें क्या क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है सामने। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में ट्रांजिस्टर के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांजिस्टर की पहचान कैसे करते हैं, उसके एरो हेड को देख के। ठीक है, कि एरो किस साइड में लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर आपको नज़र आ रहा होगा। ये क्या है, ट्रांजिस्टर। यानी कि ट्रांजिस्टर क्या है, 3 टर्मिनल डिवाइस है, वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर का एक टर्मिनल ये हो गया, दूसरा टर्मिनल ये हो गया और तीसरा टर्मिनल ये हो गया। ठीक है, तो ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया और ये एमीटर हो गया। अब यहाँ पे एमीटर पे जो एरो हेड है वो इस साइड में है, ऐसे। ठीक है, एमीटर का जो एरो है वो कैसा है, इस साइड में है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है ये जो ट्रांजिस्टर है वो कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, बेसिकली हम लोग जनरली यूज़ भी NPN ट्रांजिस्टर का करते हैं, क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होता है। इसलिए हम लोग जनरली जो यूज़ करते हैं वो NPN ट्रांजिस्टर का ही करते हैं। ऑसिलेटर में भी हम लोगों ने NPN का किया था और इसमें भी NPN ट्रांजिस्टर ले रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, हम लोग PNP का भी कर सकते हैं, बट बेस्ट जो है वो कौन सा है, NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक, इस बेस से हमने क्या किया, इस बेस से हमने कनेक्ट कर दिया एक किसको, बैटरी को। ठीक, ये एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, जिसको हमने BB नाम दे दिया, यानी कि ये किससे है, बेस से कनेक्ट है, इसलिए इसको BB बैटरी नाम दे दिया। दूसरा हमने कलेक्टर से देखा कि कलेक्टर से जो कनेक्टेड है वो कौन सा है, एक ये सेल है। इसका जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखा कई सेल मिलके बैटरी का, कई सेल मिलके बैटरी बना रहे हैं। यहाँ पे एक सेल नज़र आ रहा है सिंपल सा। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया क्या, BCC। ये क्या है, कलेक्टर वोल्टेज। ठीक है, ये कलेक्टर बैटरी, कलेक्टर एमीटर बैटरी, और ये क्या है, बेस एमीटर बैटरी। ठीक है, तो हमने कहा था कि एमीटर बेस जंक्शन को जब हम लोग NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उस समय हमने बताया था कि हमेशा एमीटर बेस जंक्शन को क्या करते हैं, फॉरवर्ड वाइज में रखते हैं, और जो बेस और कलेक्टर जंक्शन होता है उसको रिवर्स वाइज में कनेक्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी ट्रांजिस्टर हो। तो यहाँ भी सेम उसी तरह से हम NPN ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एमीटर बेस जंक्शन को क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। यानी कि यहाँ ये एमीटर बेस जंक्शन हमें जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, बेस, और बेस से जुड़ा हुआ है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यानी पॉजिटिव टर्मिनल है। यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, बेस से, और बेस में क्या है, यहाँ पे NPN की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ P टाइप है। P टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, होल्स पॉजिटिव कंसीडर होते हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड है, यानी कि फॉरवर्ड वाइज में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये कौन सा, फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, और ये जो है ये कौन सा है, इनपुट, सॉरी ये कौन सा है, रिवर्स वाइज। ठीक है, रिवर्स वाइज। तो यहाँ हमें आउटपुट प्राप्त होगा और यहाँ से हम इनपुट देंगे। तो यहाँ फॉरवर्ड वाइज में हम क्या देंगे, इनपुट, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट। यहाँ क्या प्राप्त होगा,
आउटपुट। क्लियर? तो देखो अब करते क्या है। अच्छा, यहाँ पे ये एक बैटरी लगी है, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस के थ्रू इसको कहाँ कनेक्ट कर दिया, बेस से, और यहाँ कलेक्टर को हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हुए, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट लोड रेजिस्टेंस पे, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, VCC बैटरी से। ये एमीटर जो है वो कॉमन है, इसको हम ग्राउंडेड भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो हम इसको ग्राउंड कर सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो वोल्टेज होगा, यहाँ से अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ जो वोल्टेज होगा वो कौन सा होगा, VCE, यानी कि कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो कौन सा है, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। और अगर यहाँ से यहाँ तक बात करें तो यहाँ पे जो है वो कौन सा है, बेस एमीटर वोल्टेज। ये कौन सा है, बेस एमीटर वोल्टेज। अब देखो यहाँ से क्या होगा, साइन वेव, यहाँ से साइन वेव भेजेंगे, ठीक है, यहाँ से साइन वेव भेजेंगे, कहाँ पहुँचेगी, बेस पे। बेस पे मतलब यानी कि IV करंट फ्लो होगा, यहाँ से बैटरी से कुछ चार्ज निकलेगा, बैटरी से यहाँ से चार्ज जाएगा, चार्ज जाने पे क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, IB फ्लो होगा, IB फ्लो होगा, देन IC फ्लो होगा। अब सबसे मेन बात है यहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ क्यों किया है, इसका क्या काम है, कैपेसिटर का यूज़ क्यों किया है, इसका क्या काम है। तो कैपेसिटर का यहाँ पे वर्क होता है, कैपेसिटर क्या करता है, ये ओनली और ओनली चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। देन क्या होगा कि ये जो है, ये हम लोग जानते हैं कि एक केवल और केवल AC को अलाउ करता है, DC को अलाउ नहीं करता है। तो इसीलिए यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया, जिससे कि ये जो AC वोल्टेज जाएगा, ठीक है, तो वो AC वोल्टेज इधर ना जाके, क्योंकि ये AC वोल्टेज सॉरी यहाँ से जो सेल लगा हुआ है DC वोल्टेज, ठीक है, ये क्या है DC वोल्टेज, ये क्या है AC। तो जैसे ये DC वोल्टेज यहाँ से जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको रोक देगा, इसको इधर फ्लो नहीं होने देगा, क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटर DC को अलाउ नहीं करता, ओनली AC को अलाउ करता है। तो यहाँ से जो चार्ज जाएगा DC से, वो सीधा इधर ना जाके वो कहाँ चला जाएगा, IV में, ठीक है, वहाँ से क्या होगा, बेस में चला जाएगा, यानी कि IB करंट फ्लो होगा, और यहाँ से AC को ये अलाउ करता है, तो इसको ये इधर आने देगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसके वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हमने यहाँ भी एक कैपेसिटर लगा दिया, ये कैपेसिटर क्या करेगा, ये भी यहाँ पर इसको DC को, अगर यहाँ से जो वोल्टेज जाएगा, ठीक है, यहाँ से वो इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, यहाँ इस साइड में फ्लो नहीं होने देगा, तो टोटल हमें कहाँ मिलेगा, लोड रेजिस्टेंस पे प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका काम कुछ और नहीं है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, इस वोल्टेज को इधर ना जाने देना और इस DC वोल्टेज को इधर ना जाने देना, ये सीधा कहाँ चला जाएगा, बेस रीजन में जाएगा, और जिससे कि करंट का क्या होगा, फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे वो सिग्नल को इंक्रीज करता है, कैसे वो करंट को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास दो लूप बन रहे हैं, एक लूप ये हो गया और दूसरा लूप ये हो गया। इससे पहले हम लोग किरचॉफ्स लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उस समय हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ के दो रूल पढ़े थे, एक KCL और एक KVL। ठीक है, तो जहाँ पे वोल्टेज की बात करते हैं वहाँ पे हम KVL लगाते हैं, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और जहाँ पे करंट की बात करते हैं वो किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैसे क्लोज लूप मिल रहे हैं, एक ये क्लोज लूप और दूसरा ये क्लोज लूप। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी, वाई किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, वाई किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ जब हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, इनपुट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो BB, यानी कि माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस से प्लस जाने पे क्या होता है, प्लस, यानी कि BB इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से जब वोल्टेज यहाँ जाएगा तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस का ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू जब यहाँ पे ड्रॉप होगा तो जो यहाँ पर होगा वो यहाँ नहीं प्राप्त होगा, यानी कि करंट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। करंट कैसी मिलेगी, कम मिलेगी आगे जाने पे। तो यहाँ पे जो है BB इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, माइनस
IV एंड RV, ठीक है। फिर यहाँ से इसमें आएंगे BE, तो ये क्या हो जाएगा -BE, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, BB इज इक्वल टू IV RV प्लस BVE, ठीक है। और यही क्या है, इनपुट, ये क्या है, इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज कितना हो गया, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा जब हम आउटपुट पे लगाएंगे तो आउटपुट पे देखो क्या होगा, आउटपुट पे ऐसे जाएंगे, ठीक है, आउटपुट पे ऐसे जाएंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज, सेकेंड लूप यहाँ लिख दो, सेकेंड लूप, ठीक है। और ये किसके लिए हो गया, फर्स्ट लूप के लिए, ठीक है। सेकेंड लूप में क्या हो जाएगा, BCE प्लस, यहाँ से जाएंगे करंट लोड रेजिस्टेंस पे, यानी कि प्लस ICRL, देखो +2 माइनस, यानी कि कैसा साइन होगा, माइनस का, और माइनस में कितना, BCC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी कि यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी, VCC इज इक्वल टू, VCC इज इक्वल टू क्या मिलेगा, IC प्लस ICRL, ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। या हम यहाँ पे इनपुट हमारे पास क्या है, आउटपुट क्या है, BCE, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BCE इज इक्वल टू क्या है, VCC माइनस क्या हो जाएगा, ICRL। तो ये दो इक्वेशन हमें मिल जाएंगी इस फिगर से, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 2, ठीक है। तो एक समीकरण ये हो गई, दूसरी समीकरण ये हो गई। अब यहाँ से देखो, ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास क्या है, आउटपुट। यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट, इसको हम लिख सकते हैं B आउटपुट इज इक्वल टू VIC इज इक्वल टू VCC माइनस ICRL, क्लियर। यहाँ पे B इनपुट, BV इज इक्वल टू IB RB प्लस VEB, ठीक है। देखो क्या होता है यहाँ पर, जब हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कॉमन एमीटर बेस NPN ट्रांजिस्टर की, तब हमें पता लगता है कि IB करंट बढ़ाने से IC करंट में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। और कितना होता है, कैसे होता है, वो सब वहाँ से कैरेक्टरिस्टिक से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ से देखो, अगर हम इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करें, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे क्या किया, इनपुट वोल्टेज को अगर इंक्रीज किया, ठीक है, इनपुट वोल्टेज को क्या करें, इंक्रीज करें, तो यहाँ से IB, यानी कि ये वोल्टेज अगर बढ़ाया जाए, ठीक है, ये वोल्टेज अगर बढ़ाया जाए तो IB बढ़ेगा, ठीक है, IB क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि IB इंक्रीज होगा। IB अगर इंक्रीज होगा तो IC भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। यानी कि IB वोल्टेज बढ़ाऊंगा, इनपुट वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो IB बढ़ेगा, बेस करंट बढ़ेगी, देन कलेक्टर करंट बढ़ेगी, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब देखो, अगर IC बढ़ता है, ठीक है, अगर IC बढ़ता है, ठीक है, तो आउटपुट कैसा मिलेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि B आउटपुट इज इक्वल टू क्या है, BCC माइनस ICRL, ठीक है, BCC माइनस ICRL, यानी कि IC बढ़ेगा ये वाला, तो इसमें से क्या होगा, ये लेस होगा, यानी कि ये कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा IC बढ़ेगा उतना ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा, क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो ये एक टाइम आएगा कि ये कैसा हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज 0 के नियर अबाउट हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, उससे पहले ही कंडीशन 0 की तरफ जैसे ही वो टेंड करता है, उससे पहले की कंडीशन एक सैचुरेशन कंडीशन आ जाती है। तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांजिस्टर एज अ स्विच के बारे में, जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें डिस्कस करते हैं कि सैचुरेशन कंडीशन कब आती है, एक्टिव रीजन कब आता है और
कट ऑफ रीजन कब आता है, ठीक है। तो फिलहाल तो हमें यहाँ पे एक्टिव रीजन की ज़रूरत है, सैचुरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें अभी डिस्कस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बस हमने एक बेसिक बताया कि जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे आईवी करंट बढ़ेगी, आईवी करंट के साथ साथ आईसी करंट बढ़ेगी, ठीक है। एक हम लोग इसका वो देखते हैं कि कैसे बढ़ती है, ठीक है। यहाँ हमने वोल्टेज ले लिया और यहाँ हमने ले ली क्या, आईसी करंट, ठीक। ये क्या है, आईसी करंट और ये क्या है, वोल्टेज, ठीक। तो जैसी बेस करंट बढ़ती है, कुछ हमें इस तरीके से फॉरवर्ड वाइज में जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरीके से हमने देखा है कि इस तरीके से मिलता है, ठीक है। यानी कि यहाँ ये क्या है, आईवी करंट, मान लो अगर हमने यहाँ पे क्या दिया 50 माइक्रो एमीटर, कितनी करंट है, 50 माइक्रो एमीटर, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं आईसी में, क्योंकि यहाँ माइक्रो में होता है तो यहाँ किस में होता है, मिली एम्पियर में चेंज होता है, यानी कि मिली एम्पियर 10⁻3, ठीक है, गुना ज़्यादा। यानी कि अगर ये 10⁻⁻6 है तो ये 10⁻⁻3 होगा, यानी कि 10⁻3 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि थोड़ी सी करंट, अगर थोड़ी सी बेस करंट है तो आईसी करंट जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 माइक्रो एम्पियर हो गया, यहाँ 100 माइक्रो एम्पियर हो गया, यहाँ 150 माइक्रो एम्पियर हो गया, यहाँ 200 माइक्रो एम्पियर हो गया। इस तरीके से हमें कुछ ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो ये मिलता है, ठीक। यहाँ अगर हम ले लें इस पर, ठीक है, तो ये मान लो कितना है, 2 मिली एम्पियर हो गया, यहाँ पे मान लो इस पर 4 मिली एम्पियर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 और 2 के डिफरेंस में जो हम ले लेंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि थोड़ी सी आईवी करंट इंक्रीज करने पे आईसी करंट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से जैसी इनपुट सिग्नल देंगे, ठीक है, कैसा है, एसी, और यहाँ से क्या जा रहा है, ये वोल्टेज जा रहा है डीसी सोर्स से, और यहाँ इस रेजिस्टेंस के थ्रू क्या हो रहा है, आईवी करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि बेस करंट फ्लो हो रहा है। तो बेस करंट फ्लो होने के साथ साथ क्या है, बेस करंट जैसी फ्लो होगा आईसी करंट फ्लो होगा, यानी कि आईसी करंट हम देख पा रहे हैं कि बेस करंट यानी कि आईवी के कंपैरिजन में आईसी जो है बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि बेस करंट तो हम थोड़ा सा, मतलब बेस वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो बेस करंट थोड़ा सा इंक्रीज होगा। बेस करंट यानी कि आईवी थोड़ा सा इंक्रीज होने के साथ साथ आईसी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन क्या करता है, इसी तरीके से सिग्नल को वो क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। कि थोड़ा सा बेस वोल्टेज बढ़ाया, थोड़ी सी बेस करंट बढ़ी और आईसी करंट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, जिससे कि सिग्नल कैसा मिल जाता है, एम्पलीफाई होकर हमें प्राप्त हो जाता है। अच्छा, दूसरा काम, ये काम और करता है, ये एम्पलीफाई तो करता ही करता है, ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफाई तो करता है, उसके साथ साथ क्या करता है, ये फेज शिफ्ट भी करता है, ठीक है। क्या करता है, 180 का फेज शिफ्ट करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर हमने इनपुट पे कोई इस तरीके का सिग्नल दिया, इनपुट पे कुछ इस तरीके का हमने सिग्नल दिया, ठीक है, तो आउटपुट पे हमें ये कैसा प्राप्त होगा, यहाँ हमें क्या मिलने वाला है, आउटपुट। तो आउटपुट पे हमें ये कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है, ठीक है। आउटपुट पे कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है, यानी कि ये कितना कर देता है, 180 का फेज शिफ्ट कर देता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, यानी कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर देता है। ये सिग्नल जो है थोड़ा एम्पलीफाई करके देगा, ठीक है। ये सिग्नल कैसा देगा, एम्पलीफाई। यहाँ अगर हमने सिग्नल ये दिया तो ये इसको 180 डिग्री, पहला काम तो ये करेगा, 180 डिग्री शिफ्ट करेगा और ये कैसा हो जाएगा, एम्पलीफाई होके हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है इसमें दो काम होते हैं। फर्स्ट, ये क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, और दूसरा जो है इसमें फेज शिफ्ट, ये क्या करता है,
फेज शिफ्ट करता है, और वो फेज शिफ्ट कितना होता है 180 डिग्री का। ठीक, कितना करता है 180 डिग्री का। तो ये आप लोग याद रखना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछ ले कि ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर, ठीक है, ट्रांजिस्टर का जब एम्पलीफायर के रूप में यूज़ किया जाता है तब वो कितना फेज शिफ्ट करता है। तो कितना फेज शिफ्ट करता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी याद रखना कि ट्रांजिस्टर का जब एम्पलीफायर के रूप में यूज़ किया जाता है तो वो क्या करता है, उसको जो सिग्नल इनपुट पे दिया जाता है उसको आउटपुट पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर देता है। क्लियर है यहाँ तक?